दोस्तों आपने प्रकाश के अपवर्तन में उससे संबंधित दो नियम को पढ़ा होगा। पहला नियम तो प्रकाश के परावर्तन के जैसा ही है कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अभिलंब ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है कि साइन आई बटा साइन आर जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम लोग अपवर्तनांक की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या डेफिनेशन लिखते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों की आपतन कोण की ज्या, अच्छा आपतन कोण हम बोल रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं तो आई से करते हैं। तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या डेफिनेशन लिखा कि किन्हीं दो माध्यमों की आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब क्या, हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर, हमने बोला इसी को अपवर्तनांक कहते हैं। तो साइन आई बटा साइन आर म्यू हम लोग लिखते हैं, और ये जो म्यू है ये अपवर्तनांक का सिंबल है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका अपवर्तनांक का सिंबल है। किसका सिंबल है? अपवर्तनांक का। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपवर्तनांक को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप कहेंगे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब ये कौन सा अपवर्तनांक है? तो यहाँ पे देखिए कि किन्हीं दो माध्यम का, मान लीजिए कि आपका पहला माध्यम एक है, एक को हम लोग पहला माध्यम एक और दूसरा माध्यम आपका दो, ऐसे मान लेते हैं। अब हम कैसे कहेंगे कि सर ये माध्यम एक का दो के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा? तो हमेशा जब भी आपको ये चीज़ लिखना हो या पढ़ना हो तो आप देखते होंगे कि μ1 और यहाँ पे नीचे में 2 लिखा हुआ रहता है, या फिर आपका अपवर्तनांक कभी कभी आपका n1 या फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसका भी मतलब क्या हुआ? माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो ध्यान रखिएगा, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दो माध्यम में आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या हमको मालूम हो तो वो जो उस दोनों का रेशियो होगा वो उस दोनों के सापेक्ष अपवर्तनांक को बताएगा। किसको बताएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक को बताएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, यहाँ से आपका सापेक्ष अपवर्तनांक भी क्लियर हो जाता है। क्या कि किसी दो माध्यम की जो साइन आई बटा साइन आर का रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब बात आती है, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। क्या कि आपसे ये क्या देता है कि मान लीजिए कि आपके पास तीन माध्यम है, माध्यम एक, दो और तीन। अब इस तीनों माध्यम के अपवर्तनांक का गुणनफल क्या होगा? आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास माध्यम 1, माध्यम 2 और माध्यम 3 है, तो इन तीनों माध्यम का जो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको हम लोग लिखते हैं एक का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक, फिर हम लोग लिखते हैं दूसरे का तीसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक, और हम लोग फिर लिखते हैं पहले का तीसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक। पहले माध्यम और तीसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये तीनों जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। तीनों क्या होता है? एक के बराबर होता है। तो आप इस रिलेशन को भी याद रखिएगा कि माध्यम एक का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दूसरे का तीसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम पहले का तीसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर तीन माध्यम दिया हुआ हो तो तीनों का जो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा? एक होगा। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन पड़ता है और आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
अब बात आती है कि चलो सर सापेक्ष अपवर्तनांक समझ गए, अपवर्तनांक क्या होता है ये भी समझ गए, अपवर्तनांक को कैसे लिखते हैं ये भी समझ गए। जरा सा आप ये बताओ कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलते हैं, तो उसको भी समझते हैं, लेकिन पहले इसको इरेज करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात किसकी करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। किसकी बात करते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक की। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, जब भी आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, तो उसमें एक माध्यम आपका निर्वात जरूर होगा, या अगर निर्वात न रहे तो वायु जरूर लिखा हुआ मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक जब भी कहेंगे तो एक माध्यम मेरा निर्वात के रूप में अवश्य ही रहेगा। और हम लोग क्या कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में, क्या कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, या आप इसी को ऐसे लिख लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। यह आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक को बताता है। किसको बताता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को बताता है। अब आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें वायु या निर्वात से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इस स्थिति में हम लोग वायु के सापेक्ष में उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं, जहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या कहते हैं हम लोग, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। या इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोला जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल हम लोग जब कहते हैं तो इसको हम लोग CV से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम लोग माध्यम में प्रकाश की चाल कहते हैं तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला ये भी होता है क्या कि म्यू इक्वल टू CV बटा CM। CV किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को, और CM किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल को। ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है और इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि द्रव की गहराई से संबंधित भी पूछा जाता है। आपका द्रव की गहराई से संबंधित अपवर्तनांक भी पूछा जाता है। तो वहां पे आपको जनरली क्या दिया हुआ रहता है क्वेश्चन के टर्म में कि किसी तालाब का जो वास्तविक गहराई है वो इतना मीटर है और उसका आभासी गहराई इतना है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि द्रव की गहराई और उसमें भी आपसे अपवर्तनांक पूछा जाए। क्या पूछा जाए, अपवर्तनांक पूछा जाए, तो क्वेश्चन में जो वास्तविक गहराई दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में जो आपको वास्तविक गहराई दिया हुआ रहेगा उसका अनुपात आप किससे निकाल लेंगे, आभासी गहराई से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, आभासी गहराई से निकाल लेंगे। तो वास्तविक गहराई अब बटा आभासी गहराई, ये किसके लिए हो जाएगा, तो किसी द्रव की गहराई के लिए अपवर्तनांक हो जाएगा। तो आपका सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया और द्रव की गहराई से संबंधित अपवर्तनांक हो गया। इस तीनों से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस यही फॉर्मूला आपके लिए कारगर होगा। बस आप एक छोटा सा और नोट अपने माइंड में सेट कर लेंगे ताकि अगर उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको भी आप सॉल्व कर पाए। ये पहला पॉइंट 1 क्या कि अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हर एक प्रकाश के कलर के लिए अपवर्तनांक उसका तो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, समान नहीं होता है। तो अलग अलग प्रकाशीय तरंगदैर्घ्य के लिए जो अपवर्तनांक की मान होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करता है। दूसरा बात आप याद रखेंगे कि तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक कम होता है। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर वेवलेंथ घटेगी तो अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाएगा। और ये भी बात आप याद रखिएगा कि अगर माध्यम का ताप बढ़ा दे तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा, और माध्यम का ताप कम कर दे तो अपवर्तनांक आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी के सारे क्वेश्चन आप आंख बंद करके बनाइएगा। आइए अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। आइए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है
कि किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई, देखिए आपको मैंने अभी जस्ट बताया और क्वेश्चन आया हुआ था कि किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने का सबसे पहला फंडा जो दिया हुआ है आप उसको लिख लें। आभासी गहराई मेरे मित्र कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वास्तविक गहराई कितना दिया हुआ है, वास्तविक गहराई कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोस्तों आपसे पूछा क्या है कि अपवर्तनांक क्या होगा। आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि जब भी आपको क्वेश्चन में गहराई से संबंधित मिले तो आप ध्यान में रखिएगा कि वास्तविक गहराई अब बटा जो आभासी गहराई का अनुपात होगा, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग उस द्रव का अपवर्तनांक कहते हैं। वास्तविक गहराई आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर, आभासी गहराई कितना है, 15 सेंटीमीटर। यही ना है आपका क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 5 का 20, 5 तिया 15, 4 को आप 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे डालते हैं पॉइंट और यहाँ लेते हैं 0, 3 तिया 9, फिर आ जाएगा यहाँ पे ये और ये चलते रहेगा, मतलब 1.33। आप कह सकते हैं सर कि यहाँ पे जो द्रव का अपवर्तनांक है वो कितना है, तो 1.33। और आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वास्तविक गहराई को हम लोग H1 से रिप्रेजेंट करते हैं और आभासी गहराई को हम लोग H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और कहीं कहीं पे आपको बुक में म्यू इक्वल टू किसकी, द्रव का अपवर्तनांक अगर दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं सर, H1 बटा H2। तो ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है 19 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसा है एक बार पढ़ के देखिए कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, निर्वात में प्रकाश की गति c। आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि कोई माध्यम है जिसका अपवर्तनांक म्यू है और निर्वात में प्रकाश की गति c है और जिस माध्यम की बात कर रहा है उसमें प्रकाश की चाल भी है। तो आपसे पूछा है कि प्रकाश की गति उस माध्यम में और निर्वात में दोनों में क्या संबंध है। भैया सीधे सीधे आपसे अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो म्यू इक्वल टू c/v। c आपका निर्वात में प्रकाश की चाल, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब आपको निर्वात का जिक्र कर दे तब हम लोग क्या निकालते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। तो यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल c है और जिस माध्यम में बोल रहा है उसमें प्रकाश की चाल क्या है, v है। तो आप निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हो, अपवर्तनांक कहते हो। म्यू इक्वल टू क्या होता है, c/v। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है और आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 89 नंबर का क्वेश्चन, 89 नंबर का अगला क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपसे, देखिए कह रहा है कि अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो, मतलब क्या कि हम यहाँ पे साइन आई लिख लें। साइन आई कितना है, 90 डिग्री। अब कह रहा है कि अपवर्तन के बाद कोण, मतलब क्या कि अपवर्तन कोण मतलब साइन आर 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। आपसे पूछा है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक क्या होगा। भैया म्यू क्या होगा, म्यू इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले दोस्तों आपको अपवर्तनांक के इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए साइन का 0 से लेकर 90 डिग्री तक का मान आपको याद होना चाहिए और आप लोग मैथ में बहुत काबिल इंसान है। साइन आर यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ और आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है सर। बस ये दोनों वैल्यू याद रखना है। म्यू इक्वल टू अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सर क्या हो जाता है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। मेरे मित्र अब आप इसका वैल्यू रखें 1 साइन 90 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पे आप साइन 90 डिग्री और यहाँ पे आप साइन 30 डिग्री लिख लें, ज़्यादा समझ में आएगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, साइन 30 डिग्री का 1/2, इसको 1 × 2/1 लिख सकते हैं। मेरे मित्र ये हो गया आपका कितना, 2 हो गया। मतलब क्या कि आपके इस माध्यम का जो अपवर्तनीय सूचक हो जाएगा वो कितना होगा, 2 होगा। और आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा है।
क्या कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। अब देखिए ये भी एक बड़ा सा साधारण सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है कि आपसे क्या पूछा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण। दोस्तों जब वायु के सापेक्ष कह रहा है तो ये तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, ये बात आप जानते भी हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल का जिक्र किया हुआ हो तब वहां पे हम लोग क्या कहते हैं सर कि अपवर्तनांक इक्वल टू क्या हो जाता है 1/sin c हो जाता है। क्या हो जाता है 1/sin c। मित्रों याद रखिएगा कि ई c जो है ये आपके क्रिटिकल एंगल को बता रहा है। किसको बता रहा है? क्रिटिकल एंगल को बता रहा है। बस आप इतना ही याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ रहे तो समझ जाइएगा कि उसके अपवर्तन में क्रांतिक कोण का क्या रिलेशन होता है, तो वो 1/sin c होता है। ये किसी भी दिए गए माध्यम के लिए जो क्रांतिक कोण अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब जो हम अपवर्तन निकालते हैं तो बस क्रांतिक कोण का व्युत्क्रम कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। क्रांतिक कोण जितना दिया हुआ है उसका 1/, कर देते हैं। तो देखिए क्रांतिक कोण आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है सर 45 डिग्री। हमने अभी जस्ट फॉर्मूला क्या बताया कि म्यू इक्वल टू 1/sin c होता है मेरे मित्र। म्यू इक्वल टू 1/sin c मतलब 1/45 डिग्री का वैल्यू sin 45 डिग्री, यही ना होगा। अरे भाई 1/√2 ना लिख सकते हैं, का है तो sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो एकरे हम 1 इसको उल्टा कर लेते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं तो 1 × √2/1 मतलब क्या कि ये हो गया आपका √2 और आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है 92 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा कि प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। मतलब क्या कि कोई प्रिज्म है और उसमें जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 60 डिग्री है और जिस पदार्थ से वो प्रिज्म मिलके बना है उसका अपवर्तनांक √2 है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। मतलब क्या कि आपका ये जो है एक प्रिज्म है, ये क्या है प्रिज्म है और ये जिस चीज का मिलके बना हुआ है इसका अपवर्तनांक कितना है √2 है। इसका अपवर्तनांक कितना है √2 और इस पे कोई किरण जो है वो क्या हो रही है आपका 45 डिग्री का कोण बना करके आपतित हो रही है। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि निर्गत किरण द्वारा बना गया कोण क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि ये इस पे ऐसे जाएगा फिर ये ऐसे मुड़ेगा, तब यहाँ पे इसको ऐसे ले जाएंगे और इसको ऐसे ले जाएंगे। ये हम लोग प्रिज्म में पढ़ते हैं ना। तो आपसे पूछा है कि निर्गत किरण ई वाला जो किरण है तो निर्गत किरण द्वारा बना कोण क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो निर्गत किरण किसको बोलते हैं, अपवर्तित किरण को ही ना निर्गत किरण बोलते हैं। तो कहा है हम उसको sin r ना लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो देखिए कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि म्यू इक्वल टू होता है सर sin i/sin r, sin i/sin r। अपवर्तनांक दिया हुआ है माध्यम का कितना √2, कितना दिया हुआ है √2। आपको क्या कह रहा है कि 45 डिग्री का एंगल बना करके उस पर आपतित हो रही है प्रिज्म पे कोई किरण। मतलब क्या कि sin 45 डिग्री, कितना डिग्री sin 45 डिग्री इनटू sin r। हमको निकालना क्या है sin r, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं सर इसको। तो क्या हो जाएगा कि sin r इंटू √2 इक्वल टू sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे मित्र। आप कहेंगे सर अभी तो जस्ट बताए थे आप 1/√2, तो यही तो होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सर कि 1/√2 इसको ये 1 है तो 1 से गुना करके यहाँ पे लिख दें या ना लिखें बता बराबर है। तो हम sin r इंटू √2 इक्वल टू 1/√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अब हम क्या इसको ऐसे कर सकते हैं सर कि sin r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2 अब बटा √2, 1/√2 अब बटा √2। आइए एक स्टेप और इसको सॉल्व कर लेते हैं कि sin r इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 इंटू इसके नीचे 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा करेंगे, अभी तो भाग में है गुना में करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा।
मेरे भाई साइन आर इक्वल टू हो जाएगा √2 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, √2 ही होगा, सॉरी √2 कह रहे, √2 को गुना कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, मतलब ये 1/2 हो गया। आप ये बताइए कि साइन के किस एंगल के लिए मान 1/2 होता है मेरे मित्र, अभी जस्ट हम बताएं साइन 30 डिग्री के लिए क्या होता है 1/2 होता है, मतलब साइन आर इक्वल टू आप 30 डिग्री लिख सकते हैं। और आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित, अपवर्तनांक से संबंधित इसी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस पे 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में बनेंगे। बस आपको यही 3 कंसेप्ट याद रखना और सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।